देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। इस जुल्फ पे फबती शबे दीजूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। रोशनी से अगर बैर हो और आप अंधेरे से दोस्ती कर लें तो भी मंजिल या सफर कम से कम आसान हो जाया करता है। कल की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि पाकिस्तान में मीडिया 6 माह तक अच्छी अच्छी चीजें दिखाए, आज जब मैं घर से निकला तो क्रिटिकल एनालिसिस के, हमेशा की तरह क्रिटिकल एनालिसिस के मूड में था, हुकूमती लताइफ प्रोडक्शन फैक्ट्री की। लेकिन जब मैंने थोड़ी सी सेल्फ काउंसलिंग की अपनी और मैंने अपने आप को इस बात पर आमादा किया कि मैं अपने गिरदोपेश में देखूं कि क्या कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, कहीं कोई छोटा सा भी अच्छा काम हो रहा है और मैं उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करके दिखा सकूं अपने व्यूवर्स को, तो शायद मैं इस कौम की बहुत बड़ी खिदमत करूंगा, जो अनफॉर्चुनेटली मैं अब तक नहीं कर पाया। 2 खबरें बहरहाल मुझे मिली और मैंने सोचा कि पाकिस्तानी अवाम से अपनी खुशी को बांटूं। एक, फवाद चौधरी साहब का बरतानवी फिल्म इंस्टीट्यूट का दौरा, पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में शूटिंग की दावत। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कौम पर इससे ज्यादा एहसान आज तक 70 सालों में किसी ने नहीं किया और मैं इस बात पर ईमान रखता हूं। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी हुकूमत को सीधी राह दिखाने की गलती नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की वैदानियत पर जिस तरह यकीन रखता हूं, उसी तरह इस बात पर यकीन रखता हूं कि अगर फवाद चौधरी साहब जैसा मसीहा लंदन में इस वक्त पाकिस्तान की ये प्रोपोगेशन या पाकिस्तान की प्रोजेक्शन का ये अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर न करता तो हम अब तक गर्काब हो चुके होते। इसी के साथ मैं ये भी यकीन रखता हूं कि पाकिस्तान के सदर मोहतरम जनाब आरिफ अलवी साहब, जिनमें न जाने अब तक मैं जिनकी हरकतों में, जिनकी चीज़ों में पता नहीं कौन कौन से अयूब ढूंढता रहा, उनके प्रोटोकॉल से अवाम के बेजार होने को पता नहीं क्यों मैं खिलाफ जमहूरियत, खिलाफ जमहूर समझता रहा। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात बाबरकत को गवाह बना करके कहता हूं कि आज मुझे उनमें जितने अच्छाइयाँ जितनी नजर आई हैं, आज से पहले मुझे नजर नहीं आई। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी कौम की दूसरी बड़ी खिदमत यह हुई है कि गवर्नर हाउसेस के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह सद शुक्र पाक परवरदिगार आलम की ज़ात बाबरकत का कि जिसने मुझे और आपको या कम से कम मुझ जैसे गुनाहगार को यह खूबसूरत हसीन दिन देखना नसीब किया कि कल गुर्बत, माशी अफलास, महंगाई और कसाद बाजारी से तंग ये कौम ऐवान सदर में सुबह 9 से 4 बजे तक या 4 से पता नहीं कितने बजे तक घूम फिर कर अपने गमों को गलत कर सकेगी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, किसी तारुफ के मोहताज वैसे तो नहीं है। साथ ही साथ मेरे साथ पैनलिस्ट में शामिल हैं अखुनज़ादा चट्टान साहब, ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब से। इससे पहले कि मैं अमजद शोएब साहब के पास जाऊं, सबसे पहले मैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब के पास जाऊंगा। सर, 2 बातों पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक कि अपनी सफर की थकान के बावजूद आपने मुझ गुनाहगार को, इस शो को, हमारे शो को वक्त दिया, और दूसरा ये जो 2 खुशखबरियां पाकिस्तानी अवाम को इस आलम में नसीब हुई, क्या कहने सर, सुभान अल्लाह। अब आप खुद ही जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो आज आपने बातें की हैं, प्रेसिडेंट हाउस खोलना या फवाद चौधरी का कहना, ये मुल्क की ठीक है अपने तौर पे स्टेटमेंट, हमारा फोकस और चीजों के ऊपर होना चाहिए और आपको भी हाईलाइट और चीजों को करना चाहिए। ये कोई वक्त नहीं है कि हम इन चीजों को डिस्कस करें। और फवाद को तो काम ही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है और उसका आपकी मीडिया की बरादरी से ताल्लुक है, तो इस वजह से उसका तवज्जो उधर जाता है। और प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि भाई जो हम सादगी से रहना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट हाउस की अपनी एक सिक्योरिटी है और ये टेम्पररी अगर खुलता है, नहीं खुलता है तो अच्छी बात है, खुलता है, मगर आवाम से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। हमें और चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए और हम कर भी रहे हैं और अच्छी बात है। मैंने आज ही कॉलम लिखा है, मेरा जंग और दी न्यूज दोनों में आया है, आपने पढ़ा भी होगा कि इस इब्तिदाई 100 दिन में क्या खोया क्या पाया। उन चीजों के अंदर मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगी है, क्योंकि आपको पता है मैं 2002 से गवर्नमेंट में रहता आ रहा हूँ और मुख्तलिफ हालात के अंदर मैंने सारी गवर्नमेंट भी देखी है और हमेशा सच कहता आता हूँ कि किसी की जो है वो नहीं कहता कि ये हाँ में हाँ मिलाना ये मेरी आदत में शामिल नहीं है।
और मैंने ये सच्ची बातें लिखी है कि अच्छी बात है कि हमने एक 100 डेज का टारगेट सेट किया कि 100 डेज जो है, और वही कौम है, वही कौम मुल्क तरक्की करता है जहां पे एक तयन किया जाता है कि हमें ये टारगेट सेट करना है। मगर टारगेट अचीव करने के लिए हमें राइट पर्सन एट राइट प्लेस के ऊपर लगाना चाहिए, तभी हमारी राइट डायरेक्शन में पॉलिसी बनेगी। और मैं समझता हूं अगर उसके अंदर हमने कुछ माजी में गलतियां की हैं तो उसको हमें रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए। नहीं तो 100 डेज जैसे पहले गुजर गए वैसे दूसरे भी 100 डेज गुजर सकते हैं। मगर कम से कम मैंने माजी से, नूरुल आरफीन आपको पता है मैं सच बोलता हूं, माजी में इस किस्म की बहुत 2002 भी देखा, 2008 भी देखा, 2013 में कुछ बेहतर था क्योंकि 2013 में लॉ एंड ऑर्डर को एक प्रायोरिटी जो है वो सेट की गई, पावर क्राइसिस को सेट किया गया, मगर वहां पे भी पिक एंड चूज चला, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पिक एंड चूज चल रहा है। और इन चीजों को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा अगर हमें डिलीवर करना है तो, नहीं तो ये 100 दिन भी गुजर जाएंगे, दूसरे 100 दिन भी गुजर जाएंगे, 5 साल भी गुजर जाएंगे। और जैसे हिस्ट्री से लोग सीखते हैं, और मैंने आज एक दिलचस्प मराहल आया सुप्रीम कोर्ट में थर के हवाले से, आप जिसको हमेशा फोकस करते हैं, तो मुझे चीफ जस्टिस साहब ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब आप थर की ये जो अब काम चल रहा है उधर क्या होना चाहिए। मैंने कहा सर लोग जो है वो मलेशिया घूमने जाते हैं और महातीर को हमेशा डिस्कस करते हैं कि महातीर ने, मगर महातीर ने क्या पॉलिसियां अपनाई, कम से कम अगर उनको हम गौर करें तो फिर हमें पता चलेगा कि हमें किस जगह पे किसको फिट करना है और क्या हमारी थ्योरी होनी चाहिए। हम जब तक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं लेके आएंगे तब तक इन चीजों के ऊपर अमल नहीं होगा। तो मुझे उसने कहा कि चीफ जस्टिस के आप मुझे बताओ फिर कैसे होना चाहिए। तो मैंने एक सिंपल सा फार्मूला बताया उसको। मैंने कहा सर 2600 गांव है, 2000 स्कूल है, 20 जहां पे घर है वहां पे भी गांव बना हुआ है, आपको उनको कंसोलिडेट करना चाहिए। जब तक हम कंसोलिडेट नहीं करेंगे तब तक हम उसको कैसे करेंगे। सर तो थर की सूरत-ए-हाल पे यकीनन आपसे मजीद कुछ और जानना चाहूंगा। आपसे दरखास्त है कि हमें जो है वो हमारे साथ बने रहिए। मैं उसके ऊपर आता हूं। प्लानिंग के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। मैं समझता हूं प्लानिंग में कुछ हमने काम किया है, हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है, कुछ और बेहतर प्लानिंग के हवाले से काम करना पड़ेगा। अगर बेहतर प्लानिंग नहीं की तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम फिर इसके ऊपर जो है वो लेजिस्लेशन भी हमें करनी पड़ेगी। जो रिफॉर्म लाना चाहते हैं उसके ऊपर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। राइट सर, बस मेरे साथ रहिएगा। यहां मैं जाऊंगा अमजद शोएब साहब के पास। मैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं उनसे मालूम करना चाहूंगा। अमजद साहब आप मेरे साथ लाइन पे हैं? अमजद साहब सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी सुन सकता हूँ, आप सुन रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको बिल्कुल सुन सकता हूं। सर आपके मिजाज बखैर हैं, खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह का, शुक्र। सर ये मुझे बताइएगा प्लीज, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो खुसूसी कंसेशन, सर अगर आप कहें तो मैं सवाल थ्रू करूं? हाँ जी करें सवाल करें। सर कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक मुख्तसर सा एक दरखास्त पाकिस्तानी मीडिया से की गई थी। मैंने तो उसे दरखास्त ही समझा, पता नहीं किसने क्या उसको समझा, वल्लाह आलम, कि 6 माह हम हुकूमत को दे दें, 6 माह हम अच्छी अच्छी चीजें दिखाएं और उसके बाद पाकिस्तान तरक्की कर लेगा। साथ ही यह भी कहा गया कि या तो बहुत अच्छा होगा या तो बहुत बुरा होगा। इसका मतलब है कि सजेस्ट करने वाले को भी कुछ कंफर्म नहीं है कि अच्छा ही होगा। दूसरी बात सर, अच्छा अगर अवामी मफाद में हो रहा हो और मीडिया उसको दिखाए तो यकीनन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अक्सरियती हवाले से बात करें, अगर आप परसेंटेज वाइज बात करें तो परसेंटेज वाइज भी अगर कुछ बहुत बुरा हो रहा हो या होने जा रहा हो और मीडिया अगर गला फाड़ रहा हो तो जमहूरियत को खतरा क्यों, सिस्टम डीरेल क्यों होने लगता है और फिर क्यों पंदो नसाए जो है वो जारी किए जाते हैं इदारों की जानिब से? अच्छा ये बिस्मिल्लाह, देखिए बात ये है कि ये जो कुछ कहा गया ये हुकूमत के नुक्ता निगाह से नहीं कहा गया। ये 2-3 चीजें हैं जिन पे जो कहा गया, वहां किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा जिससे समझाइए गया कि सब समझ गए। असल में कहने की बातें 2-3 थी। एक ये था कि क्या पाकिस्तान में सब चीजें बुरी होती हैं? अच्छा भी बहुत कुछ है तो मीडिया अच्छा भी दिखाए। ये खास तौर पे रिक्वेस्ट की गई कि आप अच्छा ज्यादा दिखाएं ताकि आपके मुल्क का इमेज बने। बाकी तो मीडिया को सच बोलना है। अगर हुकूमत की कारकर्दगी में कोई खराबी है या हुकूमत की इकॉनमी जो वादे किए वो पूरे नहीं हो रहे तो वो मीडिया ने
लाजमन उसके बारे में जो कमेंट देने हैं वो सच्चाई पर मबनी होने चाहिए। लेकिन अच्छे की बात यही है कि एक तो अच्छा बेतहाशा है जो इस मुल्क में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं वो भी दिखाएं, ताकि आपके मुल्क का उसमें मिसाल के तौर पे अमन की बात की गई, कराची के अमन की बात की गई, उसका इंटरनेशनल रेटिंग में नंबर बेहतर हुआ वो बात की गई अमन के लिहाज से। तो बहुत कुछ है यहाँ, मुखैर अफराद है, उनकी कहानियां हैं। यहाँ बेईमान लोग हैं तो ईमानदार भी बहुत है। यहाँ पे वो गरीब गुरबा भी हैं जिन्होंने बड़ी मुशक्कत करके तो तालीम हासिल की और बड़ी तरक्की की भी दुनिया में। और फिर आपके पास सियासी अचीवमेंट्स हैं, आप देख लीजिए, कुछ आपकी फौजी अचीवमेंट्स हैं। ये करतारपुरा वाला जो किस्सा आया उस पर बड़ी अच्छी बातें लिखी जा सकती थी सिखों के साथ। अमजद शुएब साहब, सर कथा कलामी की गुंजाइश निकालते हुए बहुत ही इज्जो एहतराम के साथ मैं कुछ अर्ज करने की इजाजत चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को बदस्तूर मैंने बात करने की जहमत अभी नहीं दी है, जिस पर मैं उनसे शर्मसार भी हूँ। मैं उन तक जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक जनरल नॉलेज का सवाल करना चाह रहा था। सर ये मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा, फैसल वावडा साहब ने तरदीद कर दी। इमरान खान साहब कह रहे थे कि पीटीआई के एजेंडे की पुश्तबान है, पुश्तपनाही कर रही है या उसको सपोर्ट हासिल है एस्टेब्लिशमेंट की। स्लिप ऑफ टंग कह दिया फैसल वावडा ने, हम सब ने यकीन भी कर लिया। उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर इस तरह की बात आती है तो उसे स्लिप ऑफ टंग का या उसे एक बयान का कंटिन्यूएशन क्यों ना समझा जाए, क्योंकि आज से पहले किसी हुकूमत के हवाले से इस तरह की दरखास्त मीडिया से नहीं की गई, ये पहली मर्तबा है। ये तो कहा ही नहीं गया, उसमें तो हुकूमत का जिक्र ही कहीं नाम ही नहीं है। जब आप वो सुने दोबारा अगर, तो उसमें हुकूमत का कहीं नाम नहीं दिया गया। उसमें दो तीन चीजें, एक हाइब्रिड वॉर की बार बार बात आती है, उसके बारे में था कि मीडिया जो है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत वहां से अपना नैरेटिव चलाता है और उसको अपना के उसी तरह आगे चलाना शुरू कर देते हैं। उसमें मिसाल के तौर पे भारत ने नैरेटिव एक चलाया कि जी पाकिस्तान की फौज जो है वो भारत से अच्छे ताल्लुकात नहीं करना चाहती, वो नहीं करने देती, वरना सिविल गवर्नमेंट तो कर लें ताल्लुकात, वो तो अच्छे करना चाहती है। अब ये जो चीज है, ये नैरेटिव क्या पाकिस्तान में आम नहीं है? और फौज का जहां तक ताल्लुक है, फौज तो कोई नहीं रोकती। आप तो पिछले दौर में मियां साहब ने कितनी नरमी भारत के साथ की, उसके बावजूद एक क्रिकेट मैच तक तो आप बहाल नहीं करा सके। ये फौज का कसूर है। तो ये चीजें हैं जो बताने वाली हैं। इसी तरह मसलन गुड और बैड तालिबान की कहानी चलती रही, फौज फॉरेन पॉलिसी बनाती है, ये सारी चीजें वहां पे उन्होंने फॉरेन पॉलिसी या चीजें उसने जिक्र किया, उसने आसिफ गफूर साहब ने। मकसद ये है कि ये हाइब्रिड वॉर होती यही है कि भाई से झूठा नैरेटिव चलाया जाता है और उसको मुख्तलिफ सोर्सेज से इतना ज्यादा बम्बार्ड किया जाता है कि बाद लोग उसके टारगेट बन के फिर उसको एक्टिव होकर खुद लेके चलना शुरू कर देते हैं। गॉट योर पॉइंट सर, मेरे साथ रहिएगा टेलीफोन लाइन पे। मैं अखुनज़ादा चट्टान साहब के पास जाना चाहूंगा। चट्टान साहब, सर ये मुझे बताइएगा, हुकूमत की जो एक विकेट डाउन हुई है और उस पर बड़ा अखलाकियात का तबला बजाया जा रहा है, आपके ख्याल में सर ये अखलाकियात का ही मामला है या दरअसल नविश्ते दीवार पढ़ के आजम स्वाति साहब ने जो है वो रिटायर्ड हर्ट होने का ऐलान किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल अरफीन साहब, अगर ये अखलाकियात है तो अखलाकियात तो फिर सबके लिए होना चाहिए। फिर तो जिन जिन पे नेप के केसेस है, जो मेरे ख्याल से कोई 18-19 लोग हैं, जिसमें बहुत सारे हैं, इसमें इमरान खान साहब पे भी नेप का केस है, वो हेलीकॉप्टर वाला, इसमें ज़ुल्फ़ी बुखारी पे भी है, इसमें डिफेंस मिनिस्टर परवेज़ खटक पे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब पे, जुबैदा जलाल साहिबा, मतलब एक 18-20 लोग इसमें है। तो फिर तो सबके लिए अखलाकियात होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अखलाकियात का मसला नहीं है। सवाती तो जेल जाएगा ही जाएगा अगर इस मुल्क में इंसाफ होगा, क्योंकि सवाती ने जिस तरह की जेटी का रिपोर्ट आ चुका है और ख़ुद वो जाके वो ख़ानदान से माफ़ी मांगी है। वो हमारे इलाके के लोग थे, बाजोड़ के लोग थे, इन पे जो जुल्म किया है, इनके ज़मीन पे कब्ज़ा करने के लिए, उनको वहाँ से बेदखल करने के लिए वो गाय भी खुद, वो जुमे के नमाज चले गए तो गाय भी खुद लाए और इसको बहाना बना के फिर जो तशद्दुद किया, फिर इसके बाद जो इनके पूरी फैमिली को जेल भेज दिया, ख़वातीन मर्दों समेत, और छोटे छोटे बच्चे रह गए। तो उसको तो जब अदालत फैसला करेगा, सवाती तो जेल जाएगा ही जाएगा। आप जो चीफ जस्टिस साहब ने सोमोटो एक्शन लिया था, वो लिया था आईजी इस्लामाबाद पे कि आईजी इस्लामाबाद को क्यों हटाया।
सर ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, इस पर मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन यहाँ मुझे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की कॉल आ गई है। मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ, मैं आपकी तरफ जरूर आता हूँ। नाज़रीन, यहाँ वक्त प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मेहमानों से मजीद कुछ गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। निसार साहब, माजरत बहुत देर लगी आप तक आने में। सर ये मुझे बताइएगा, अब जाहिर है ज़ाविया निगाह बदला है, दुनिया नई नई सी लगती है। सर क्यों ना मैं और आप इस प्रोग्राम में, इस प्लेटफॉर्म पे मुतरिफ हो जाएं, दिल से एतराफ़ कर लें उस एक सच्ची हकीकी खुशी और तब्दीली का जो अल्लाह रखे, परवरदिगार दराज करे फवाद चौधरी साहब की, उनके तुफ़ैल और आरिफ अलवी साहब के तुफ़ैल हमारी कौम को देखना नसीब हुई। बरतानिया फिल्म शूट करने के लिए आएगा, क्या कहने। फिर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके तवस्सुत से हमें यहाँ टाइम पास का मौका मिलेगा, क्या कहते हैं सर? ये वक्त भी आना था, ये खुशी के लम्हात भी इसको हमने देखने थे। वाकई आपने सही कहा, बिल्कुल सही तमहीद आपने बांधी। वैसे पीटीआई के नुमाइंदे हमारे दोस्त हैं रमेश कुमार साहब, और उन्होंने इस पे बड़ा अच्छा खूबसूरत तबसरा किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत के ये फ़ैसले और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के इस तरह के जो बयानात हैं वो इस काबिल नहीं है कि उनको डिस्कस किया जाए और ना उनसे आवाम का कुछ लेना देना है। ये है तबसरा रमेश कुमार साहब का, और मैं उनकी तायद करता हूँ। वो बिल्कुल सच बोलते हैं और उनकी आदत बाकी बड़ी अच्छी है, और मुझे यकीन है कि वो अपनी इसी आदत के मुताबिक इस बात का भी एतराफ़ करेंगे कि पीटी की हुकूमत जो है उसकी इब्तदाई 100 दिनों की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही है। मुझे यकीन है कि रमेश कुमार साहब इसका भी एतराफ़ करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देखें, मीडिया से कहा गया है, आपने सही फरमाया, मीडिया से कहा गया है कि भाई 6 माह तक कम अज़ कम इस मुल्क की अच्छी चीज़ें दिखाएं। काश के ये बात वज़ीर आज़म साहब से भी कही जाए कि बाहर जाके अपने वतन को बदनाम ना करें, इस वतन में बड़ी खूबियाँ हैं, कम अज़ कम किसी खूबी का तो जिक्र करें। जब जाते हैं ये कहते हैं कि इस मुल्क में बददियानती है, करप्शन है, हर महकमे में, हर शोबे में करप्शन है। ये किस कदर बदकिस्मती है इस मुल्क में। जिस तरह जनरल शुआब साहब कह रहे थे कि बेशुमार खूबियाँ हैं, आप खूबियों को हाईलाइट करें, आपको सिर्फ खामियाँ नज़र आती हैं। आज ये वज़ीर आज़म साहब से भी कहना चाहिए कि मेहरबानी करके आप इस वतन के वज़ीर आज़म के तौर पर, वतन के नुमाइंदे के तौर पर बाहर जाते हैं, इस वतन में हज़ारों खूबियाँ हैं। निसार साहब, आपकी बात से 2,00,000% एग्री करते हुए यहाँ मैं इजाजत चाहूंगा रमेश कुमार साहब तक जाने की। रमेश कुमार साहब, सर कंफ्यूजन अभी के अभी खत्म हो जाएगी 2 मिनट में। ये बात तो ठीक है, मैंने खुद अखबार में पढ़ी, मैं खुद कंफ्यूज सा हो गया कि जी पीटीवी पर किसी ज़माने में रोड क्रॉस करने का तरीका बताया जाता था, अवामी शऊर को उजागर करने के इनिशिएटिव्स लिए जाते थे। लेकिन सर वहीं एक चैनल पर पीटीवी के ही आज भी खीरा काटने का तरीका और उसके फयूज़ व बरक़ात समझाए जाते हैं, तो वो तो बहुत ही बोरिंग काम है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मीडिया को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मैं आज आपको अल्लाह रसूल का या जितने वास्ते भी आप अपनी तरफ से ऐड कर लें, मैं उसको 100 से ज़रा दे के आपको देता हूं। काइंडली मीडिया की उन काली भेड़ों के खिलाफ कुछ काम करें, या आज के इस प्रोग्राम में आप ऑडियो बीपर पे, आपकी हंसी भी लोगों को नहीं मुश्तइल करेगी। उनके नाम ही बता दें 2-4 ब्लैकमेलर्स के, 2-4 काली भेड़ों के, और उनके खिलाफ हुकूमत में है सर क्रैकडाउन का आगाज करवा दीजिए, ताकि उनके नाकर्दा या बल्कि करदा गुनाहों की सजा मुझ जैसे छोटे से एंकर को या किसी और को, बेचारे रिपोर्टर को तो ना भुगतनी पड़े। नूरुल आरफीन, पहले तो मेरे भाई जो बात कर रहे थे उनको मैं बताऊं कि ये गलत बात है कि जो है वो 100 डेज जो है वो फिजूल गए हैं। मैं समझता हूँ 100 डेज के अंदर बहुत ज्यादा काम हुआ है, और जब भी ये रिफॉर्म का काम होता है तो वो देखने में कम आता है, और उसका जो असर जो देखने में आता है वो 100 डेज के बाद आता है। रही बात दूसरी जो आपने मीडिया की बात की, मैं समझता हूँ हर इदारे के अंदर जो है रेगुलेशन होनी चाहिए, मगर मीडिया को अगर हमें अच्छे तरीके से चलाना है, हमें अपने आप को अच्छे तरीके से चलाना है, तो मैं समझता हूँ एक एथिक्स से TOR जरूर होने चाहिए, मगर मीडिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मीडिया को कोई किसी किस्म की डिक्टेशन नहीं होनी चाहिए। आज हमारा वक्त है, हम अगर डिक्टेशन दे देंगे
मगर कल जो है ऐसा भी वक्त आएगा जब मीडिया हमें वो डिक्टेशन देगी। तो हमें हमेशा बैलेंस करके चलना चाहिए कि क्योंकि वक्त और हालात जो है वो सब एक नहीं रहते हैं। मैंने मुशर्रफ को भी बाय हुक एंड कुक देखा था, आसिफ जरदारी साहब को भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, सब कुछ, चेयरमैन सेनेट, सब कुछ देखा था। फिर मियां साहब को भी 2/3 मेजॉरिटी देखी। तो ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर हर चीज जो है वो किसी न किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो हमें जो वक्त मिला है उसको खुदा की इमानत समझ के अगर राइट डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे, जो इस वक्त तक जो डायरेक्शन जो विल है खान साहब की, मुझे उसके ऊपर कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ उसकी विल मौजूद है, मगर थोड़ी सी टीम के अंदर है अभी भी कमी। मैं समझता हूँ उसको बेहतर अंदाज में जाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि माजी की तरह हम माजी नहीं बने, हम जैसे मुस्तकबिल का हमने नारा लगाया है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का फ्यूचर, तो हम फ्यूचर की जो है वो प्लानिंग करें। हम माजी से थोड़ा सा निकले, हम क्रिटिसिज्म से निकले और अपोजिशन भी जो है वो भी इन चीजों से निकले। अपोजिशन भी जो है वो तनकीद बराए तनकीद नहीं करे, रियलिस्टिक बने, पार्लियामेंट को अहमियत मिले। कल जो सिंपोजियम हुआ था वहां पे भी ये बातें हुई कि पार्लियामेंट को अहमियत दी जाए। तो अगर पार्लियामेंट को अहमियत देना, पार्लियामेंट को चलाना, गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों का रोल होता है, तो ये अच्छी बातें अगर मेरे साथ जो प्रोग्राम में होते हैं, मेरे प्रोग्राम में जब भी जो है वो उन चीजों को हाईलाइट करते हैं कि डॉक्टर रमेश ने सही बोला। डॉक्टर रमेश तो मियां साहब के सामने होता था तब भी ये कहता था, मुशर्रफ के सामने होता था तब भी ये कहता था, आज भी होता हूं तो भी, क्योंकि मैंने पाक कुरान शरीफ भी पढ़ा हुआ है, मैंने बाइबल भी पढ़ा हुआ है, मैंने जो है वो भगवत गीता भी पढ़ी हुई है। मैं समझता हूं कि अगर सही तरीके से, अगर इस्लाम का भी यहाँ पे नावल सही तरीके से हो, जो मदीना मॉडल की बात की जाती है, अगर वो हो, तो मैं समझता हूं जो रब्बुल आलमीन ने जिसको रहमतुल आलमीन करके यहाँ पे भेजा था, तो वही मैसेज जो है वो हमारे लिए बहुत कुछ दे सकता है। सर मैं अखुंज़ादा चट्टान साहब के पास जाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा रमेश कुमार साहब, उसके बाद फिर अमजद शुएब साहब तक भी जाएंगे। अखुंज़ादा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, वजीर आजम साहब ने अपनी इक्तिसादी टीम पर एतमाद, बल्कि भरपूर एतमाद का इजहार भी फरमा दिया है। तो इसके साथ ही फिर वो सारे लतीफ़े, इसका मतलब है कि तहलील हो गए हवा में, वो डॉलर का बढ़ जाना, फिर उसका वापस आना, फिर स्टॉक मार्केट का क्रैश कर जाना, मतलब इसका मतलब है कि आप भूल जाएं, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें बताने का मतलब तो यही हुआ कि फिर आपने वही कहना है कि जो आपको सामने चाहे नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आपने कहना तो है। क्या कहेंगे? देखिए जी, जहाँ तक मुहतरम इमरान नियाज़ी साहब का ताल्लुक़ है, तो उन्होंने अर्ली इलेक्शन के बाद करके अपनी टीम पे और ख़ुद अपनी कारकर्दगी पे आदमी एतमाद का इजहार किया। और जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक़ है, तो मीडिया शीशा है। आप चेहरे पे काला कलर लगाए, आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपका चेहरा काला नज़र आएगा। आप इस पे सफ़ेद कलर लगाए तो सफ़ेद आएगा। आप सर हिलाएंगे तो शीशे में सर हिलता हुआ नज़र आएगा। जैसा आप करेंगे, जैसा किरदार करेंगे मीडिया पे, इस तरीके से आएगा। पता नहीं इसकी मीडिया से क्या तवक्कुआत है, अच्छी अच्छी बातें क्या है, और क्या इस मुल्क में ऐसे अच्छे अच्छे बातें हैं और ऐसे अच्छे अच्छे काम है जो मीडिया उसको नहीं दिखा रही है। हुकूमत की जहाँ तक कारकर्दगी का ताल्लुक़ है, डॉक्टर रमेश साहब ने कहा कि 100 दिनों में बहुत काम हुआ है। मेरे भाई, पार्लियामेंटेरियन का सबसे पहला काम यह है कि वो अपने इदारे में काम करेगा। अभी तक आपके स्टैंडिंग कमेटियाँ नहीं बनी, आपका सबसे पहला काम, क्योंकि आप इदारे बनाएंगे तो इस पार्लियामान से बनाएंगे। जब तक आपकी स्टैंडिंग कमेटियाँ नहीं होंगे, आपका बिल नहीं आएगा, वो टेबल नहीं होगा। जब आपका बिल टेबल नहीं हो सकता है तो आप क्या कानून साजी करेंगे, आप क्या मुल्क को चलाएंगे, आप क्या इदारों को मजबूत करेंगे? तो हुकूमत के अंदाज़ा कारकर्दगी का आप इससे लगा सकते हैं कि दुरुस्त है सर, हुकूमत की कारकर्दगी को मजीद इवैल्यूएट करेंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जाना है। हमारे साथ रहिएगा नाजरीन, यहाँ छोटी सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का, जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। अखुंज़ादा साहब, ये मुझे बताइएगा, चलिए मीडिया ताउन पर आमादा हो भी गया, फिर भी आप अपोजिशन को कैसे खामोश कराएंगे? अपोजिशन का तो काम है शोर मचाना।
अपोजिशन अपने गिरदोपेश में होने वाली चेंजेस को क्यों कर उस पर लबकुशाई न करेगी, जिसका बुनियादी काम है हुकूमतों के लिए मसला पैदा करना। मैं जमहूर की बात कर रहा हूं और वो भी पाकिस्तानी जमहूरियत की। देखिए जिदा ये वाहिद खुशकिस्मत हुकूमत है जो अपोजिशन ना इसके लिए कोई मसाइल पैदा करना चाहते हैं और ना इसमें कोई शोर करना चाहते हैं, बल्कि बार बार अपोजिशन ने, चाहे वो मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना ताउन PTI को पेश किया है कि चाहे इक्तिसादी हालात है या धरनों के हालात आ गई कि हम आपके साथ हैं, और अपोजिशन दिल से चाहते हैं कि हुकूमत कामयाब हो, क्योंकि हुकूमत कामयाब हो जाता है तो लोगों को चीज़ें सस्ते हो जाएंगी, पेट्रोल सस्ते हो जाएंगे, खुर्दनोश की अशिया सस्ते हो जाएंगी, लोगों की सैलरियाँ बढ़ जाएंगी, लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन हुकूमत ने हर बार जब अपोजिशन की तरफ से ताउन कहा है तो उन्होंने कंटेनर पेश किया है कि अगर एहतजाज करनी है तो मेरे पास कंटेनर है। असल में मसला ये है कि हुकूमत के अपने अंदर के बहुत सारे मसाइल है, पार्टी के अंदर भी मसाइल है, मिनिस्टरों के दरमियान भी मसाइल है। जो कोलेशन के साथ वादी किए थे MQM के साथ, बलूचिस्तान के BNP के साथ या दूसरे लोगों के साथ, जो कोलेशन मैन के साथ जो वादी किए थे वो भी पूरी नहीं हो रहे हैं। और जनाब मोहतरम इमरान नियाजी साहब ने जो लंबे लंबे भाषण दिए थे कंटेनर पे खड़े हो के, आप वो भी नहीं हो रहे हैं कि मैं 20 लोगों से ज़्यादा क्या काबीना नहीं लूँगा, 50 तक पहुँचा दिया। उन्होंने कहा था कि हुकूमत बनती ही 200 अरब डॉलर आ जाएंगे, न डॉलर आ गए। लोगों को घरों का वादा किया था, घर तो किसी को दिया नहीं, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक 50-60 हज़ार लोग बेघर हो गए और सज़ा बेचारों को मिल गया। जिसके दौर में कब्जा हुआ है इसका कोई पता नहीं। जो मुहकमा था, जो ये गैर कानूनी घर बन रहे थे और वो मना नहीं कर रहे थे, उसको नहीं पकड़ रहे हैं। आप भी जो है ना वो अपोजिशन रहनुमाई साबित हो रहे हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम, पूंजी जमा करके। यानी आप अगर सूरत हाल का रैशनल होकर के लॉजिकल जायजा लें तो आपको भी इस पहलू में कुछ अच्छाई जरूर दिखेगी। अब देखिए मुझे तो नजर आई ना, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यह किया कि मैंने अपनी सोच को थोड़ा सा वाइड किया, ब्रॉडर कैनवास पे देखने की। अगर आप भी आदत डाल लें तो आपको भी अफाका होगा। जैसे आपने कहा 50,000 लोग बेघर हो गए, सर खुदा का शुक्र मनाइए कि 50,000 ही हुए, ये तादाद 5 लाख भी हो सकती थी। ये है वो अच्छी बात, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आप जब तक समझिए, मैं निसार चीमा साहब के पास जाऊं, उनको भी समझाता हूं। सर ये मुझे बताइए, आपको भी हुकूमत से बिलावजह का बैर है, आज मैं ही हुकूमत की एडवोकेसी कर देता हूं। आज सबसे पहले मैं खुद अपने आप को सुधार के ये साबित कर दूंगा कि पाकिस्तानी मीडिया भी इंशाल्लाह सुधरने की सलाहियत रखता है, या कम अज कम मैं। आप मेरे ख्याल है इसलिए ज्यादा आप लोग उछल रहे हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं, अदलिया ने दोबारा मॉडल टाउन के मामले को टेकअप कर लिया है। सर आप लोगों ने वहां पे जो किया, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुछ लोग कहते थे, मैं तो उनकी सुन करके आपको दे रहा हूं, ये भी तो गलत था। अब ये एक अलग बात है कि इसमें कोई अच्छी सूरत मुझे नजर नहीं आ रही, ना आपके लिए ना किसी और के लिए। नूरुल आरफीन साहब, ये आपकी बहुत ही अच्छी और मुस्बत सोच है। वाकई इसमें हमें अच्छाइयाँ तलाश करनी चाहिए। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ऐसा वज़ीर-ए-आज़म मिला है जो कहता है कि कायद के लिए यू टर्न लेना जो है एक बुनियादी शर्त है, बल्कि जो यू टर्न नहीं लेता वो कायद ही नहीं है, लीडर ही नहीं है। हमें खुशकिस्मत है हम कि ऐसा हमें कायद मिला है, वज़ीर-ए-आज़म मिला है जिसको याद भी नहीं रहता कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ, और जिसकी बेगम साहिबा को याद कराना पड़ता है कि जनाब आप वज़ीर-ए-आज़म हैं। और मैं तो, मेरी तो बल्कि गुजारिश है रमेश कुमार साहब से, मैं ये कहूँगा कि मेहरबानी करके कोई ऐसा कोई फ़र्द मुकर्रर करें, कोई बंदा मुकर्रर करें। अंदर तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तो बेगम साहिबा खातून अव्वल ये जिम्मेदारी अदा कर रही हैं, उनको याद दिलाती रहती हैं। कोई ऐसा बंदा मुकर्रर करे जो सुबह दोपहर शाम वज़ीर-ए-आज़म साहब को याद दिलाए कि जनाब आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, और ये डी चौक नहीं है, ये कंटेनर नहीं है, ये वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट है, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस है, और मेहरबानी करके आप ये और सुबह दोपहर शाम याद कराएं। ये बड़ा जरूरी है। अल्लाह ताला बहुत जी जी प्लीज प्लीज जरा मुख्तसर, क्योंकि मैं रमेश साहब के पास जाऊंगा। एक गुजारिश, आपने कहा था, मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि ये जो कहा गया वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से कि फ़ौज PTI के मंशूर के साथ खड़ी है, ये क्या है कि फ़ौज की तौहीन की गई है। फ़ौज एक कौमी इदारा है,
वो एक आईनी हुकूमत के साथ तो खड़ी हो सकती है और होना चाहिए, लेकिन वो किसी एक सियासी जमात के मंशूर के साथ खड़ी नहीं हो सकती। ऐसा कह के उन्होंने उस कौमी इदारे की तौहीन की है जो पूरी कौम का है। सर ये तो बड़ा सख्त लफ्ज आपने यूज कर लिया। देखिए मैं आपको भी फिर यही नसीहत करूंगा, हालांकि मैं आपको नसीहत करने की पोजीशन में नहीं हूं, ना उम्र में ना रुतबे में, लेकिन मैं आपको आपसे दरखास्त करूंगा कि सर इस सूरत हाल का मुस्बत पहलू भी देखिए। आप भी फिर अपोजिशन रहनुमा साबित हुए, हालांकि आपको पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहिए था। रमेश कुमार साहब की तरफ जाऊंगा, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। रमेश कुमार साहब, बड़ा सख्त लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया तौहीन का, मैं ये नहीं कहता, लेकिन क्या आपको लगता है कि फौज जैसे मोहतरम इदारे के लिए उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोई शायद अनजाने में ये कुछ हो गया होगा? खान साहब की वो जो स्लिप ऑफ टंग फैसल वाउडा साहब ने कहा, या फिर उसके बाद फिर जो पै दर पै मामलात होते रहे, क्या कहेंगे सर आप? देखें, मेरे हिसाब से तो फैसल वाडा ने कहा वो भी गलत है, और मेरे हिसाब से जो अभी जो बात की गई, जो लफ्जों का चुनाव जो किया गया वो भी गलत है। लफ्जों का चुनाव वो होता है जो आदमी को कुर्सी के ऊपर भी बैठाता है, फर्श के ऊपर भी बैठाता है, तो कम से कम अल्फाज का चुनाव जो है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज, खान साहब ने अगर मैनिफेस्टो की बात की कि फौज भी हमारे साथ, एक परसेप्शन डेवलप है, अभी से नहीं पहले से डेवलप है कि फौज एक तरफ रहती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दूसरी तरफ रहती है। उस हवाले से जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है वो अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के तहत चलती है। अगर आज पीटीआई की गवर्नमेंट अगर हुकूमत चल रही है तो पीटीआई के मैनिफेस्टो के हिसाब से चल रही है। खान साहब ने अगर मैनिफेस्टो की बात की कि फौज भी हमारे मैनिफेस्टो के पीछे चल रही है, तो लाजमी है इस वक्त हुकूमत खान साहब की जो पीटीआई की जो गवर्नमेंट का जो मैनिफेस्टो है उस डायरेक्शन में चल रही है। अब उस डायरेक्शन में अगर कोई रुकावट नहीं बनती किसी चीज की, अगर फौज भी उसके ऊपर, तो मैं नहीं समझता। रमेश, एक चीज में मैं समझता हूँ ऐसे, और दूसरी चीज समझने की बात होती है कि आप जब हुकूमत में आ जाते हैं, आप रियासत की पॉलिसी अपने मंशूर के मुताबिक नहीं बना सकते, आप अपने मंशूर को रियासत के पॉलिसियों के मुताबिक बनाएंगे। कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसमें एक चीज अगर मुझे लिया है तो मुझसे मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से इल्तिमास करूंगा कि सब्र का दामन थामे, क्योंकि खुशी की एक और घड़ी आ चुकी है और वो है प्रोग्राम को वाइंड अप करने की। लेकिन साथ ही साथ इस पूरे तजुर्बे से जो हमें सबक मिलता है वो ये कि अगर आपकी एक टांग टूट जाए तो उस पर भी शुक्र अदा कीजिए कि आपकी दूसरी हिम्मत है। अगर आपकी गाड़ी किसी खड्डे में गिर जाए तो भी आप शुक्र अदा कीजिए कि आपकी जान बच गई, चाहे आप बिस्तर मर्ग पे जिंदगी भर एड़ियां रगड़ रगड़ के अपनी उम्र गुजार दें। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, पाक परवरदिगार का एहसान है कि ज़िंदगी का हर दिन कोई ना कोई सबक दे करके ही जाता है। आज का सबक ये था, किस हद तक ये सबक कन्वे कर सका हूँ अपने नाजरीन को, इसका फैसला आप पर छोड़ते हुए यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और हमारे प्रोग्राम की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।